आचे की सल्तनत आधिकारिक तौर पर आचे दारुस्सलाम का साम्राज्य आधुनिक इंडोनेशियाई प्रांत आचे में केंद्रित एक सल्तनत थी। गिरावट की लंबी अवधि का अनुभव करने से पहले 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति थी। इसकी राजधानी कुताराजा वर्तमान बांदा आचे थी। अपने चरम पर यह मलय प्रायद्वीप पर जोहोर सल्तनत और पुर्तगाली नियंत्रित मलक्का का एक दुर्जय दुश्मन था, क्योंकि तीनों ने मलक्का जलमध्य के माध्यम से व्यापार और काली मिर्च और टिन के क्षेत्रीय निर्यात को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, जिसमें उतार चढ़ाव वाली सफलता मिली। अपनी पर्याप्त सैन्य शक्ति के अलावा आचे का दरबार इस्लामी विद्वता और व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। सल्तनत की स्थापना अली मुगायत सियाह ने की थी, जिन्होंने 1520 में उत्तरी सुमात्रा पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया था। उनकी विजय में डेली, पेडर और पासाई शामिल थे और उन्होंने अरु पर हमला किया। उनके बेटे अलाउद्दीन अल-कहर मृत्यु 1571 ने अपने डोमेन को दक्षिण में सुमात्रा तक बढ़ाया, लेकिन जलमध्य में पैर जमाने के अपने प्रयासों में कम सफल रहे। हालांकि उन्होंने समर्थन के साथ जोहोर और मलक्का दोनों पर कई हमले किए। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के ओटोमन साम्राज्य के पुरुष और आग्नेयास्त्र। ओटोमन साम्राज्य ने कुर्तोग्लू हिजर रीस की कमान में 15 जेबेक्स की एक राहत सेना भेजी। ऐश ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी कोने पर सुमात्रा के उत्तरी सिरे का निर्माण किया। बंगाल सल्तनत के जहाजों ने राजनयिकों को सुमात्रा और ब्रुनेई से मिंग चीन तक पहुंचाया। 21 जून 1599 को एक डच कप्तान कॉर्नेलियस डी हाउटमैन ईस्ट इंडीज की 3 नियोजित यात्राओं में से पहली यात्रा के रूप में शेरनी पर सवार होकर अचेन पहुंचे। दल काली मिर्च और अन्य मसाले प्राप्त करने के लिए 3 महीने तक रुका। ब्रिटिश चालक दल के सदस्य जॉन डेविस का दावा है कि पार्टी पर बाद में स्थानीय सरदारों ने हमला किया, जिसमें 68 लोग मारे गए और उन्हें पकड़ लिया गया। उनके आने के बाद उन्हें उसी वर्ष जेम्स लैंकेस्टर की कमान के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के रूप में सुल्तान द्वारा काली मिर्च खरीदने की अनुमति दी गई थी। वह 1602 में अंग्रेजी महारानी एलिजाबेथ प्रथम का एक पत्र लेकर लौटे। 1589 से 1604 तक 10वां सुल्तान अलाउद्दीन रियाद शाह था। सल्तनत में आंतरिक असंतोष ने 1607 तक किसी अन्य शक्तिशाली सुल्तान को उभरने से रोक दिया। जब उसका पोता इस्कंदर मुदा इस पद पर आया, उसने सुमात्रा के अधिकांश भाग पर सल्तनत का नियंत्रण बढ़ाया। उन्होंने मलय प्रायद्वीप के टिन उत्पादक क्षेत्र पहांग पर भी विजय प्राप्त की और जोहोर के सुल्तानों को अस्थायी रूप से अपने आधिपत्य को पहचानने के लिए मजबूर करने में सक्षम थे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कानूनों का एक कोड बनाया जिसे अदत मेवकुता आलम, अदत का अर्थ है रीति रिवाज या प्रथागत नियम के नाम से जाना जाता है। उसके दुर्जय बेड़े की ताकत 1629 में मलक्का के खिलाफ एक विनाशकारी अभियान के साथ समाप्त हो गई, जब संयुक्त पुर्तगाली और जोहोर सेना पुर्तगाली खाते के अनुसार उसके सभी जहाजों और 19,000 सैनिकों को नष्ट करने में कामयाब रही। आचे की सेनाएं हालांकि आचे की तरह नष्ट नहीं हुईं, उसी वर्ष के भीतर केदाह पर विजय प्राप्त करने और उसके कई नागरिकों को आचे में ले जाने में सक्षम था। सुल्तान के दामाद इस्कंदर थानी पहांग के पूर्व राजकुमार बाद में उनके उत्तराधिकारी बने। अपने शासनकाल के दौरान आचे ने आंतरिक एकीकरण और धार्मिक एकता पर ध्यान केंद्रित किया। सुल्तान इस्कंदर थानी के शासनकाल के बाद आचे पर कई महिला सुल्तानों का शासन था। विजित राज्यों की आबादी से बंधकों को लेने की आचे की पिछली नीति ने उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उत्सुक बना दिया। परिणाम यह हुआ कि आचे का नियंत्रण कमजोर हो गया, जबकि क्षेत्रीय शासकों ने प्रभावी शक्ति प्राप्त कर ली। अंततः सुल्तान एक बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक पदवी बन गया। 1680 के दशक तक
एक फारसी आगंतुक उत्तरी सुमात्रा का वर्णन कर सकता था, जहां हर कोने में एक अलग राजा या राज्यपाल को आश्रय मिलता था और सभी स्थानीय शासक खुद को स्वतंत्र रूप से बनाए रखते थे और किसी भी उच्च अधिकारी को श्रद्धांजलि नहीं देते थे। इन आंतरिक संघर्षों और जोहोर के पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप आचे ने मलय दुनिया के प्रमुख होने से आंतरिक ध्यान केंद्रित करने के लिए संक्रमण किया और एक अधिक प्रमुख एसेनीस पहचान को अपनाया। 1699 में सुल्तान बद्र अलालम सियारिफ हसीम जमाल एड-दीन सिंहासन पर बैठे, जो लगभग 60 वर्षों में शासन करने वाले पहले पुरुष थे। उनके उत्तराधिकारी कई अल्पकालिक शासक बने और 1727 में बुगिनीस राजवंश के एक सदस्य सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह ने सत्ता संभाली। बुगिस राजवंश के सत्ता में आने से जोहोर के बुगिस के विपरीत एसेनीस की पहचान मजबूत हुई, जिसने मलय संस्कृति के साथ उनके संबंधों पर जोर दिया। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में कोहले हुआन पेनांग के पहले कैपिटन चीन ने अच्छा प्रदर्शन किया। आचे के अंग्रेजी और फ्रेंच भाषी सुल्तान जौहर अलालम के साथ संपर्क। सुल्तान ने पेनांग में काली मिर्च की खेती शुरू करने के लिए कोह को आचे में काली मिर्च के पौधे इकट्ठा करने की अनुमति दी। बाद में लगभग 1819 में कोह ने सुल्तान जौहर अलालम को एसेनीस क्षेत्रीय प्रमुखों के विद्रोह को दबाने में मदद की। 1820 के दशक में जैसे ही आचे ने दुनिया की आधे से अधिक काली मिर्च की आपूर्ति का उत्पादन किया, एक नया नेता तुआंकू इब्राहिम सल्तनत को कुछ अधिकार बहाल करने और काली मिर्च राजाओं पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम था, जो सुल्तान के नाम मात्र जागीरदार थे। एक दूसरे के विरुद्ध उतरना। वह अपने भाई मोहम्मद सियाह की सल्तनत के दौरान सत्ता में आए और अपने उत्तराधिकारी सुलेमान सियाह आर 1838 से 1857 के शासनकाल पर हावी होने में सक्षम थे। खुद सल्तनत लेने से पहले सुल्तान अली अलाउद्दीन मंसूर सियाह 1857 शीर्षक के तहत 1870 उसने आचे का प्रभावी नियंत्रण दक्षिण की ओर उस समय बढ़ाया जब डच उत्तर की ओर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। ब्रिटेन, जो पहले आचे की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा था ताकि इसे डच हाथों से दूर रखा जा सके, ने अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन किया और सुमात्रा की एंग्लो डच संधि का निष्कर्ष निकाला, जिसने गोल्ड कोस्ट में रियायतों और समान व्यापारिक अधिकारों के बदले पूरे सुमात्रा में डच नियंत्रण की अनुमति दी। उत्तरी आचे में यह संधि आचे पर युद्ध की घोषणा के समान थी और इसके तुरंत बाद 1873 में आचे युद्ध हुआ, जिसमें डचों ने निराधार बहाना बनाया कि आचे समुद्री डकैती को प्रायोजित कर रहा था और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संधि समाप्त करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही डच युद्ध के लिए तैयार हुए, महमूद सयाह 1870 से 1874 ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की, लेकिन कोई भी सहायता करने के लिए तैयार या सक्षम नहीं था। 1874 की शुरुआत में 31 जनवरी को महल पर कब्जा होने के बाद सुल्तान ने राजधानी छोड़ दी और पहाड़ियों पर चले गए, जबकि डचों ने आचे पर कब्जा करने की घोषणा की। वह हैजा से मर जाएगा, जैसा कि दोनों पक्षों के कई लड़ाकों ने किया था, लेकिन एसेनीज ने तुआंकू इब्राहिम के पोते को सुल्तान घोषित कर दिया। एसेनीज बंदरगाहों के स्थानीय शासकों ने नाकाबंदी से बचने के लिए नाम मात्र रूप से डच प्राधिकारी को प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने प्रतिरोध का समर्थन करने के लिए अपनी आय का उपयोग किया। इस दौरान कई एसहान राजनेताओं ने ओटोमन साम्राज्य से सहायता मांगी। उनके प्रयास निरर्थक थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में प्रतिरोध आंदोलनों को प्रेरित करने का काम किया। उत्तरी सुमात्रा में स्थानीय प्रतिरोध तब स्थानीय प्रभुओं और शक्तिशाली लोगों और फिर धार्मिक नेताओं के पास चला गया। हालांकि सुल्तान के एक सलाहकार अब्द अल-रहमान अल-अज़हीर जल्द ही स्वतंत्रता आंदोलन की कमान संभालने के लिए लौट आए। क्रांतिकारी नेताओं के साथ उनका मतभेद हो गया और तुरंत मक्का में आजीवन पेंशन के बदले में खुद को डचों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो गए।
डचों ने, जो अब स्थानीय लोगों और हैजा से समान रूप से परेशान थे, अपनी तटीय स्थिति मजबूत कर ली और जनरल वैन पेल द्वारा संचालित पूरे देश की धीमी घेराबंदी शुरू कर दी। राजधानी विशेष रूप से रेलवे से जुड़े किलों से घिरी हुई थी। 1884 में डचों ने अंततः देश को शांत करने का एक और गंभीर प्रयास किया, लेकिन यह जल्द ही धीमा हो गया और लोकप्रिय आलोचना का सामना करना पड़ा। 1898 और 1903 के बीच डच सेनाएं अंततः प्रगति करने में सक्षम हुई। कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रत्येक स्थानीय शक्तिशाली को द शॉर्ट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जो डच औपनिवेशिक अधिपतियों के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा थी। उनके सहयोग के कारण डच आचे में एक काफी स्थिर सरकार स्थापित करने और 1903 में सुल्तान को आत्मसमर्पण करने में सक्षम बनाने में सक्षम हुए। 1907 में उनके निर्वासन के बाद किसी उत्तराधिकारी का नाम नहीं दिया गया, लेकिन प्रतिरोध कुछ समय तक चलता रहा, जब तक 1912 इस्कंदर मुदा के शासनकाल के दौरान राज्य का केंद्रीकरण किया गया था। यह वर्तमान कुलीनता को हटाकर या खत्म करके और राज्य के अनुकूल नए लोगों का निर्माण करके किया गया था। इसके अलावा नीति में मुकीम द्वारा सल्तनत के भीतर भूमि के भूखंडों का विभाजन किया गया। ईसाई पैरिश उपखंडों के समान इनमें से प्रत्येक मुकीम का नेतृत्व एक उलीबलंग नेता करेगा, जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। आचे के कुछ क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिमी काली मिर्च उत्पादक क्षेत्र, नियुक्त पांगलिमा गवर्नर द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, जिनका कर्तव्य घटनाओं पर रिपोर्ट करना था और हर 3 साल में घुमाया जाता था। आचे ने खुद को दक्षिण पूर्व एशिया के पहले इस्लामी राज्य पसाई के उत्तराधिकारी के रूप में देखा और कैथोलिक पुर्तगालियों द्वारा मलक्का पर विजय प्राप्त करने के बाद वह मलक्का के इस्लामी मिशनरी कार्य में सफल हुआ। इसे मक्का का बरामदा कहा जाता था और यह इस्लामी विद्वता का केंद्र बन गया, जहां कुरान और अन्य इस्लामी ग्रंथों का मलय में अनुवाद किया गया। इसके उल्लेखनीय विद्वानों में हमजा फांसुरी, पसाई के शमसुद्दीन, सिंधकिल के अब्दुर्रौफ और भारतीय नूरुद्दीन अर्रानीरी शामिल थे। यह रूसी भाषाविद व्लादिमीर ब्रागिंस्की के माध्यम से भी है कि हिकायत आचे मुगल वंश के इतिहास लेखन से प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने हिकायत आचे की शाब्दिक संरचना में महफूजते तैमूरी के साथ समानताएं पाईं, क्योंकि पूर्व ने बाद वाले के साथ समान विषय साझा किए थे। नायक तैमूर के जीवनकाल और कारनामों के बारे में ब्रैगिंस्की ने अकबरनामा पांडुलिपि के साथ हिकायत आचे और महफूजते तैमूरी दोनों की संरचना में समानताएं भी पाईं। 1617 में पहान पर विजय प्राप्त करने के बाद आचे ने काली मिर्च, जायफल, लौंग, सुपारी और टिन के निर्यात से धन प्राप्त किया। कम ब्याज दरों और सोने की मुद्रा के उपयोग ने इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। हालांकि आचे किसी तरह आर्थिक रूप से नाजुक था। राज्य की सैन्य और वाणिज्यिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त अधिशेष भोजन उपलब्ध कराने में कठिनाई के कारण, जैसे ही 17वीं शताब्दी में आचे ने राजनीतिक एकजुटता खो दी, उसने देखा कि इसका व्यापारिक महत्व डच ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया, जो 1641 में मलक्का की सफल घेराबंदी के बाद इस क्षेत्र में प्रमुख सैन्य और आर्थिक शक्ति बन गई।